हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कम्बसन एंड फ्लेम। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। तो क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो हमारे घरों में जैसे कि केरोसिन है, एलपीजी यूज होता है, हम कोयला भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे घर में प्रयुक्त होने वाले ईंधन हैं। वहीं पे है व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम। तो व्यापारिक तौर पर हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला इनका यूज करते हैं। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? तो मोटर गाड़ियां चलाने के लिए मेनली पेट्रोल, डीजल वगैरह का यूज किया जाता है। कोयला है वो रेलगाड़ी चलाने के लिए यूज में लिया जाता है। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी इत्यादि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो जो मोमबत्ती जो होती है वो ज्वाला के साथ जलती है, क्योंकि जो पिघला हुआ जो मोम होता है वो क्या करता है कि जो वाष्प है वो बनकर जलता है। जबकि जो कोयला है वो बिना ज्वाला के जलता है, मतलब बिना लो के जलता है, क्योंकि यह वाष्प में नहीं बदलता। और मोमबत्ती के लिए क्या होता है कि कम ज्वलन ताप की जरूरत होती है, जबकि जो कोयला जो होता है उसके लिए अधिक ज्वलन ताप की जरूरत होती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अधिक हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे बताया कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक पराक्रम और इस पराक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक को, दहन क्या है। तो सबसे पहले तो दहन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दहन क्या होता है। कि किसी वस्तु का जलना वो क्या कहलाता है? दहन। यानी कि दहन जो है वो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, या तो ज्वाला के रूप में या फिर चमक के रूप में। तो ये तो है दहन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन की क्रियाकलाप का स्मरण करें। उसमें हमने क्या देखा था कि जो मैग्नीशियम है वो जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। कि जो मैग्नीशियम है उसका जो दहन होता है उसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो हवा में क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, चमकदार सफेद ज्वाला उत्पन्न करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफेद चूर्ण बनाएगा। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़ेंगे और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाएंगे। अब हम क्या देखेंगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कास्ट कोयला है वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन की जो है, जो एयर है उसमें जल जाएगा। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश जो है वो बनाएगा। फिगर 4.1 के अंदर हमें यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन दिखाया हुआ है कि किस प्रकार जो है मैग्नीशियम के अंदर जो है, जब मैग्नीशियम रिबन का जो दहन होता है उसके अंदर चमकदार जो ज्वाला है वो उत्पन्न होती है। रासायनिक पराक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। कि दहन क्या कहलाता है कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें पदार्थ क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। यानी कि जो सरल भाषा है उसके अंदर हम ईंधन बोलेंगे और जो साइंस की भाषा है उसके अंदर इस पदार्थ को हम दाह्य बोलेंगे। ईंधन जो है वो ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी ईंधन के जो है वो दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लो के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती में जो मोम है वो जलता है तो वो द्रवावस्था में होकर जलता है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल है ये सब क्या है, द्रव अवस्था में है। लकड़ी, कोयला जो है वो ठोस के रूप में जलते हैं और जो एलपीजी है, सीएनजी है ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में जलते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और जो कास्ट कोयला है वो क्या है, दाह्य पदार्थ है। हमें बताया गया था कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, क्योंकि जो भोजन है ये हमारे शरीर की सभी गतिविधियों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो ईंधन होता है वो गाड़ियों को चलाने के लिए एनर्जी देता है। भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये टूटकर क्या करते हैं कि कैलोरी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसका उपयोग जो है चलना, सोचना और शरीर के जितने
जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये चीज हमने क्लास 7th में भी पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमें एक्टिविटी 4.1 दी हुई है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि स्ट्रो, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करें। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाएं। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाएं, अन्यथा उसे अदाह्य दिखाएं। तो अब देखते हैं कि जो टेबल 4.1 है इसके अंदर कौन से दाह्य पदार्थ हैं और कौन से अदाह्य पदार्थ हैं। तो सबसे पहले जो पदार्थ है उसके अंदर हमें दिया हुआ है लकड़ी। तो लकड़ी जो है वो दाह्य पदार्थ में होती है। कागज, तो कागज जो है इसको भी अगर हम जलाएंगे तो ये जल जाता है, तो ये भी दाह्य पदार्थ है। लोहे की कील, तो लोहे की जो कील है वो अदाह्य पदार्थ के अंदर होगी। फिर मिट्टी का तेल है, तो मिट्टी का तेल भी जो है वो दाह्य पदार्थ के अंदर इंक्लूड होगा। पत्थर का टुकड़ा अदाह्य होता है। स्ट्रो क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है इसलिए जल जाएगी। कास्ट कोयला भी जल जाएगा। माचिस की तीलियां जो है वो भी दाह्य पदार्थ में इंक्लूड है। कांच जो है वो भी नहीं जलेगा, तो ये क्या है, अदाह्य पदार्थ है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। तो कुछ और भी पदार्थ होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इथेनॉल, ये सब क्या है, दाह्य पदार्थ होते हैं। और ये इन पदार्थों को भी हम लोग इस जो सारणी है हमारी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यह तालिका जो है दहन की प्रक्रिया को समझने और यह पहचानने में मदद करती है कि कौन से पदार्थ जो है वो जल सकते हैं और कौन से पदार्थ जो है वो नहीं जल सकते। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.2। तो इसमें सबसे पहले बताया है कि सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखेंगे। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखेंगे कि वायु जो है उसका चिमनी में प्रवेश होता रहे, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब जो डायग्राम ए है इसके अंदर बताया कि ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका देंगे। मेज पर टिका देने के बाद में दोबारा ज्वाला को देखेंगे कि क्या होता है। अंत में क्या करेंगे हम कि कांच की प्लेट जो है वो चिमनी के ऊपर रख देंगे। अब हम दोबारा ज्वाला को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो तीनों स्थितियों में क्या हो रहा है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती है या धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित चलती रहती है, और इससे हम वायु की भूमिका के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें जो फर्स्ट केस है जो ए है इसके अंदर हमें बताया है कि जो कैंडल है वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर जल रही है, क्योंकि फ्लेम में ना यहाँ पे कोई कंपन हो रहा है, एकदम अप्रभावित रूप से जल रही है, क्योंकि इसे वायु जो है, जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। सेकंड केस के अंदर जब हम गुटके जो है वो चिमनी के नीचे से हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कैंडल है वो फ्यू सेकंड्स के लिए तो बर्न होगी, उसमें हल्का सा कंपन होगा और उसके बाद जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। अर्थात ये जो है यहाँ पर जो कैंडल की जो फ्लेम है वो प्रभावित हो रही है। फिर थर्ड केस जो है इसके अंदर क्या होगा कि जब हम लोग जो चिमनी है इसको ऊपर से कांच की प्लेट से भी कवर कर देते हैं तो कैंडल क्या होगा कि बुझ जाएगी, क्योंकि एयर या ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है और उसकी अब्सेंस की वजह से कैंडल बुझ जाएगी और यहाँ पर स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार हमने देखा कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। जो स्टेज ए है इसके अंदर जो मोमबत्ती है वो निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। स्टेज बी के अंदर क्या होता है कि जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। स्टेज सी में ज्वाला जो है वो बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस एक्टिविटी से हमें यही समझ में आया है कि जो दहन है इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट पॉसिबल। हमने पढ़ा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, तो क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो बिल्कुल नहीं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो है वो रासायनिक दहन से नहीं होता, बल्कि ये क्या है कि जो नाभिक संलयन की जो अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो कि एक प्रकार का दहन नहीं है। दहन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, जबकि सूर्य में भारी मात्रा में ऊर्जा और गर्मी उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के जो हल्के नाभिक होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, हीलियम के नाभिक बनाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि जो सूर्य जो है वो अपनी ऊष्मा जो है वो स्वयं
जो उत्पन्न करता है वो सिर्फ और सिर्फ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न करता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि दहन और नाभिकीय संलयन मैम ये सब क्या है? तो दहन के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि दहन क्या होता है कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो पदार्थ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा और इसके अंदर जो पदार्थ है वो जलता भी है। और जो नाभिकीय संलयन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसके अंदर क्या होगा कि ये क्या है, एक एटॉमिक प्रोसेस है, मतलब परमाणु प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो हल्के एटम्स होते हैं उनके नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे, जिससे क्या होता है कि भारी मात्रा में जो एनर्जी है वो निकलेगी। और सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर जो है वो हीलियम के नाभिक बनाते हैं। तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इस चीज के बारे में आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, क्लियर भी हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्टिविटी 4.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखेंगे। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक देंगे। देखिए क्या होता है, क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जो है वो जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जलना बंद क्यों हो जाता है? तो बिल्कुल कुछ समय बाद जो लकड़ी का कोयला है वो जलना बंद कर देगा, क्योंकि उस पर कांच या प्लास्टिक का जार रखेंगे तो क्या होगा कि जो हवा का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब आप जलते हुए कोयले को ढक देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण जो दहन है, जो कंबसन है, वो रुक जाएगा। शुरू में जब हम लोहे की प्लेट या तवे पर जलता हुआ जो कोयले का टुकड़ा रखेंगे तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के कारण वो जलता रहेगा। जब हम उसे कवर कर देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि हमें पता है कि दहन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन आवश्यक घटक है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस के कारण कोयला क्या है, धीरे धीरे जलना बंद कर देगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी हमें यही शो करती है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जो कंबसन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे कंबल से इसीलिए कवर किया जाता है कि आग तक जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई रुक जाए और आग बुझ जाए। तो आग को जलने के लिए मेनली ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कंबल आग जो है वो आग को पूरी तरह से लपेट कर ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है उसको खत्म कर देगा। तो कंबल आग और हवा के बीच क्या करता है कि एक अवरोध पैदा कर देता है, एक बैरियर बन जाता है, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो बंद हो जाएगी। व्यक्ति को कंबल में लिपटने के पीछे का यही लॉजिक है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए और जो आग है वो बुझ जाए। अब यहाँ पर हमारे कुछ अनुभवों को स्मरण करने के लिए कहा गया है कि क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? तो आपने देखा होगा कि माचिस की जो डिबिया है वो हमारे घरों में रहती है, तो कभी भी आपने माचिस को अपने आप जलते हुए तो नहीं देखा होगा ना। तो माचिस को जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माचिस की जो रूखा सतह होता है उस पर जो तीली होती है उसको रगड़ते हैं, और इस प्रकार घर्षण के कारण गर्म होकर जो माचिस की तीली है वो जल उठती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? तो बिल्कुल, जब हम कागज के टुकड़े को जलती हुई माचिस की तीली के पास लाते हैं तो ये जल उठता है। फिर है कि क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? तो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है इसको हम माचिस की तीली से नहीं जला सकते, क्योंकि जो लकड़ी या कोयला है इनका ज्वलन ताप अधिक होता है और इन्हें जलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो ऊष्मा माचिस की तीली से इन्हें नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है, लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए हमें कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि लकड़ी या जो कोयला है इनका ज्वलन ताप अधिक होता है और इनको जलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और कागज या मिट्टी का तेल जो है इनका ज्वलन ताप लकड़ी या कोयले की तुलना में कम होता है। तो इस वजह से हमें इनका यूज करना पड़ता है, ये अतिशीघ्र ज्वाला पकड़ लेते हैं। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है।
घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल जो है वो आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ जो हैं वो विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? तो जो विभिन्न पदार्थ होते हैं वो अलग-अलग तापमान पर आग पकड़ते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो जब तक आग नहीं पकड़ पाता जब तक कि उसका ताप जो है वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाए। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का ज्वलन ताप जो है वो केरोसिन तेल की तुलना में अधिक होता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ पाती? तो क्योंकि जो माचिस की तीली जो होती है इसका जो ज्वलन ताप होता है वो कमरे के जो टेम्परेचर होता है उससे अधिक होता है, जिसके कारण यह स्वयं आग नहीं पकड़ पाती। माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? क्योंकि बगल की सतह जो होती है वो खुरदरी होती है। घर्षण होगा जिससे क्या होगा कि जो तीली है वो गर्म होकर ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेगी। यहाँ पर माचिस का इतिहास बताया हुआ है कि माचिस का इतिहास क्या है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े, छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद विकास माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस जो है वो प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस जो है वो माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चुनित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस जो है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो ये इस प्रकार हमारा माचिस की जो तीली है, जो माचिस का विकास है किस प्रकार हुआ, ये यहाँ पर हमें बताया हुआ है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके न्यूनतम ताप जो ज्वलन ताप है से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला जो बर्तन है वो लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो वो आग पकड़ लेता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। बिल्कुल सही है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? कमरे के ताप पर केरोसिन तेल और लकड़ी जो है वो दोनों अपने आप आग नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो केरोसिन तेल है इसको अगर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो वह आग पकड़ लेगा, जबकि लकड़ी जो है इसको थोड़ा गर्म करने पर वह आग नहीं पकड़ेगी। तो इस चीज से हमें क्या पता चला कि जो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो केरोसिन तेल है इसका ज्वलन ताप जो है वो लकड़ी से कम होता है और इसीलिए हमें मिट्टी के तेल को रखने में विशेष सावधानी बरतनी होती है। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक। यहाँ पर क्या बताया कि पदार्थ का दहन कब होगा? जब उस पदार्थ जो दाह्य पदार्थ है इसका ताप जब उसके न्यूनतम ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा ना, तब जाके वो पदार्थ जो है वो दाह्य होगा, अन्यथा नहीं। एक्टिविटी 4.4 जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करेंगे। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालेंगे। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करेंगे। अब इनमें हम क्या देखेंगे कि कागज के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो जिस कागज के कप के अंदर हमने पानी नहीं डाला था तो वो कागज खाली कागज का कप क्या होगा, वो तुरंत जल जाएगा क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप है वो कम है। और जिस पानी से भरा जो कप है वो नहीं जलेगा क्योंकि कागज को मिलने वाली जो ऊष्मा है वो क्या होगी, पानी के अंदर चली जाएगी, जिससे कागज का तापमान जो है वो अपने जो उसका न्यूनतम जो ज्वलन ताप है उस तक नहीं पहुंच पाएगा और उसकी वजह से ये नहीं जलेगा।
यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? तो जो कागज का जो कप है को दी जाने वाली उष्मा जो है वो चालन द्वारा क्या होगा कि जल में चली जाएगी। अतः जल की उपस्थिति में जो ताप है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो खाली कप था तो उसके अंदर क्या था कि उसका जो जब हम उसको जलाते हैं तो वो शीघ्र अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है, और शीघ्र ज्वलन ताप की तक पहुंचने की वजह से क्या होता है कि खाली कागज जल जाता है। लेकिन जब कागज के खाली कप के अंदर हम जल डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि चालन द्वारा जो उष्मा जो होती है वो जल में चली जाती है, और कागज को अपना ज्वलन ताप नहीं मिलने की वजह से वो कागज नहीं जल पाता। इन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं कि जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, और जैसे ही उनको मिलती है और वो क्या करते हैं एकदम से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि केरोसिन हुआ। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं: पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो कि हम घरों में जो सिलेंडर, रसोई में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसके अंदर एलपीजी जो गैस होती है वो भरी जाती है। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो कुछ और ज्वलनशील पदार्थों के अंदर भी हम लोग केरोसिन, डीजल वगैरह है इनको इंक्लूड कर सकते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तो आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। तो अपने क्षेत्र के अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन को सूचित कीजिए। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह सबसे पहले क्या करती है, जो आग जो लगी हुई है उसके ऊपर पानी डालती है। पानी जो है वह ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ज्वलन ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग जो है वो बुझ जाती है। आपने पढ़ा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन 3 आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो आग पकड़ने के लिए, जो आग है उसको उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं कौन सी होती है? एक तो हमें पता है ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा ईंधन। तो यहाँ पे हमें आवश्यकताओं की सूची बनानी है। ये आवश्यकताएं कौन कौन सी है? ईंधन, वायु जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु, और उष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। कि अगर कहीं पे भी अगर आग लगी हो तो ईंधन, वायु या फिर उष्मा, हीट को कम करके या ईंधन को हटा के या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके और हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियां जो होती हैं उसमें ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही क्या है? ईंधन होता है। तो वहां पर हम भवन को तो हटा नहीं सकते, किंतु वहां पे जो उष्मा है, जो टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं। जल जो है सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। कि जब भी आग लगती है तो सबसे पहले जल का छिड़काव किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि आग जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। परंतु जल तभी कार्य करता है जब लकड़ी और या कागज जैसी वस्तु में लगी हो। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं अगर उनके अंदर आग लगी होगी तो जैसे हम पानी का छिड़काव करेंगे तो उससे क्या है कि करंट लगने की संभावना होती है, और इससे क्या होगा कि जो आग बुझाने वाले होते हैं इनको नुकसान हो सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है। क्या आपको याद है कि जल जो है वो तेल से भारी होता है, अतः ये क्या होगा कि तेल के नीचे चला जाता है और तेल जो है वो रह जाता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन जो है इसके बीच का कांटेक्ट टूट जाएगा, अतः आग पर नियंत्रण हो जाएगा। CO2 का एक अलग बेनिफिट भी यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो सप्लाई है वो हमें कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव्य के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी जो है वो किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? तो हमें पता है कि एलपीजी गैस के रूप में सिलेंडर में रखी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को जो है उसको चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी जो है नीचे ले जाती है।
इसीलिए अति उत्तम अग्निशामक है कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब हम सिलेंडर से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी कि बहुत अधिक फैलेगी, और फैलने की वजह से और ठंडी हो जाती है तो ये क्या करेगी कि आग को जो है चारों ओर से घेर लेगी। जैसे कि हम जलते व्यक्ति के बाहर से जैसे कंबल लपेटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जब आग लगती है तो CO2 भी आग को उसी तरीके से कवर कर लेती है। बल्कि और क्या करेगा कि ईंधन का जो तापमान जो होता है ना, इसको भी CO2 क्या करेगी, ठंडी होने की वजह से नीचे ले आएगी। इसलिए ये क्या है, सबसे बेस्ट अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने के लिए एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा, और पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रासायनिक जो रसायन होते हैं, इनके पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। कि CO2 एक अलग तरीके से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इन रसायनों के जो पाउडर है इसका भारी मात्रा में छिड़काव भी जो है वो भी हमें CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। नेक्स्ट है दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाएंगे। गैस स्टोव की कुंडी घुमाकर उसकी जो नोब होती है उसको घुमाकर गैस चालू करें। अब हम क्या देखते हैं, तो जैसे हम गैस स्टोव की नोब को घुमाकर गैस चालू करेंगे तो हम देखते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन जो है वो तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो सतह दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के सतह दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर जो है वो मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक है, याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से उष्मा प्रकाश और ध्वनि पैदा करती है। अभिक्रिया में बनी जो गैस है बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दहन के 3 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले है तीव्र दहन, फिर स्वतः दहन और उसके बाद विस्फोटक दहन। तो तीव्र दहन क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पदार्थ है वो गर्मी और प्रकाश के साथ, मतलब जो हीट और लाइट है उसके साथ बहुत तेजी से जलता है। फॉर एग्जाम्पल माचिस की तीली जलाना या फिर LPG गैस का जलाना। फिर सेकंड है स्वतः दहन। तो इसके अंदर क्या है कि दहन जो है बिना किसी बाहरी गर्मी के स्वतः जलने लगता है, जैसे कि कोयले खदान में कोयले की धूल का स्वतः जलना, जंगल की आग या फिर फास्फोरस का जलना। फिर उसके बाद है विस्फोटक दहन। तो विस्फोटक दहन में क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पदार्थ बहुत तेजी से जलता है और अचानक बहुत सारी गैस से गर्मी और प्रकाश जो है वो उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल आतिशबाजी या पटाखे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वाला। LPG ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? तो जो LPG होती है इसकी ज्वाला का जो रंग है वो नीला होता है, क्योंकि जो पूर्ण दहन और पर्याप्त ऑक्सीजन का संकेत देता है। एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो पीले रंग की होती है, क्योंकि इसमें अपूर्ण दहन होने की वजह से कुछ कार्बन के कण शेष रह जाते हैं जो ज्वाला के साथ चमक उठते हैं। 7th के मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर अपने अनुभव को याद करिए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ज्वाला होती क्या है। तो ज्वाला क्या होती है कि ज्वाला दहन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला आग का दिखाई देने वाला गैसीय हिस्सा होता है। कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, तो जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो जो दहन की जो प्रोसेस होगी उसके दौरान उत्पन्न होने वाला जो आग है उसके को आग का दिखाई देने वाला जो गैसीय हिस्सा होता है, जो चमकदार हिस्सा होता है, वही क्या है? ज्वाला। तो ज्वाला कब बनती है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और हीट और लाइट छोड़ता है। और जो ज्वाला है वो एक उच्च ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का परिणाम होती है। यदि आपको सारणी 4.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं।
अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। टेबल 4.2 दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ ज्वाला देता है और कौन सा नहीं देता। तो मोमबत्ती है, तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो पिघला हुआ मोम है वो बाती से ऊपर चढ़कर वाष्पीकृत होता है और ज्वाला देता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक धातु है, इसको भी जब हम दहन करते हैं तो तेज ज्वाला उत्पन्न करती है। इसके बाद है कपूर। तो इसको जलाने पर यह वाष्पीकृत होता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव। तो मिट्टी के तेल की बाती से ऊपर उठकर वाष्पीकृत होता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। लकड़ी का जो कोयला है वाष्पीकृत नहीं होता, इसीलिए ज्वाला नहीं देता बल्कि जलता है। फिगर 4.8 के अंदर हमें मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग दिखाए हुए हैं कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है इसके अंदर अपूर्ण दहन होने की वजह से इसका कलर येलो होता है, और जो हमारा रसोई घर का जो स्टोव होता है इसके अंदर पूर्ण दहन होने की वजह से इसकी जो फ्लेम होती है इसका कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वाला की संरचना। तो इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी 4.5, एक मोमबत्ती लेंगे, एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़ेंगे और इसका एक सिरा मोमबत्ती अकंपित ज्वाला के अदीप क्षेत्र में प्रवेश करा देंगे। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्दी पिघल जाता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़ कर रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पर फिगर 4.11 के अंदर हमें ये दिखाया हुआ है कि कांच की जो प्लेट है, इसके जो प्लेट या स्लाइड है इसके ऊपर एक गोल काला वलय बन गया है। यह जो ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है कि जब मोमबत्ती के ऊपर हम कोई भी कांच की प्लेट या स्लाइड रखेंगे तो वहां पर उसके जो मोमबत्ती है उसके जलने की वजह से वहां पर एक गोल काला जो वलय बन जाता है। तो ये जो काला वलय जो है ये ज्वाला के दीप क्षेत्र में जो बिना जले कार्बन के कण होते हैं ना, उनके जमाव को शो करता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप क्षेत्र में पकड़ कर रखेंगे। तो क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है? ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह सबसे अधिक गर्म होता है। तो ये जो भाग है इसके अंदर क्या है कि यह इस बात का संकेत देता है कि ज्वाला का जो बिना चमक वाला जो क्षेत्र है उसका जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि जो तांबे का तार है वो जल्दी गर्म हो जाता है। और जब ज्वाला के अप्रकाशित क्षेत्र जो ज्वाला का जो अप्रकाशित क्षेत्र होता है इसमें सबसे ज्यादा गर्मी या उष्मा होती है। यही कारण है कि जब तार को 30 सेकंड तक हम पकड़ कर रखेंगे ना तो वह लाल हो जाएगा, मतलब रक्त तप्त हो जाएगा। प्रयोग से हम ये चीज भी जो है साबित कर सकते हैं कि ज्वाला का वह क्षेत्र जो नहीं चमकता है वह सबसे गर्म होता है, अर्थात जो अप्रकाशित जो भाग होता है वो सबसे गर्म होता है। तांबे जैसे तार को इसमें 30 सेकंड तक रखेंगे तो यह लाल हो जाता है, जो कि उच्च तापमान का जो है प्रमाण है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो कि होता है, जिसकी जो ज्वाला है उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग होता है, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां पर क्या है कि पूर्ण दहन होता है और यह अप्रकाशित भाग होता है। तो जो सुनार होते हैं वे भी इसी क्षेत्र का उपयोग सोने जैसी धातु को पिघलाने के लिए करते हैं। फिर है आंशिक दहन वाला मध्य भाग। तो ये आंशिक जो दहन वाला मध्य भाग जो होता है ये पीला और चमकदार होता है और ये मध्यम रूप से गर्म होता है, मतलब जो बाह्य क्षेत्र है इससे कम गर्म होता है ये। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर ईंधन का जो है इसका आंशिक दहन होता है, इसकी वजह से इसकी जो फ्लेम है वो जो है येलो कलर की होती है। इसके बाद है जो सबसे आंतरिक जो भाग होता है, जो सबसे भीतरी जो भाग होता है, तो इसका जो है इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग होता है और यहाँ दहन नहीं होता। इसमें जो बिना जले जो मोम होते हैं उसके वाष्प होते हैं और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईंधन क्या है। तो ईंधन के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो जलने पर उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा घरों, उद्योगों और वाहन के लिए जैसे तापन शक्ति और बिजली उत्पादन जैसे विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। ईंधन जो है वो ठोस, गैस या फिर
लिक्विड के रूप में हो सकते हैं। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर एक अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हमें यहाँ पर बताई गई हैं कि सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। टेबल 4.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैस ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। टेबल 4.3 है, इसके अंदर हमें ईंधन के प्रारूप के बारे में बताना है कि कौन सा ईंधन ठोस के अंदर आएगा, कौन सा द्रव में और कौन सा गैसीय है। तो सबसे पहले कोयला, तो ये कोयला जो है ठोस ईंधन के अंदर आएगा। फिर इसके बाद हम ठोस ईंधन के अंदर कर सकते हैं लकड़ी, और ठोस ईंधन के अंदर हम कोक या फिर चारकोल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है द्रव ईंधन, तो द्रव ईंधन के अंदर आ गया मिट्टी का तेल। इसके अंदर हम पेट्रोल को भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम डीजल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग ये जो इथेनॉल वगैरह होती हैं इनको भी कर सकते हैं। इसके बाद है गैसीय ईंधन, तो गैसीय ईंधन के अंदर हम सबसे पहले प्राकृतिक गैस, फिर इसके अंदर हम एलपीजी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सीएनजी जिसे कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, और बायोगैस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईंधन दक्षता। तो ईंधन दक्षता क्या है कि वह माप जो ये बताता है कि कोई वाहन एक निश्चित मात्रा में ईंधन का यूज करके कितनी दूरी जो है वो तय कर सकता है, और इसे हम नॉर्मली किलोमीटर प्रति लीटर या मिलियन प्रति गैलन जैसी इकाइयों से नाप सकते हैं। तो ईंधन दक्षता के बारे में यदि आपसे कहा जाए कि गोबर की उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को पालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताएं। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? तो नहीं, सभी ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान टेबल 4.4 में दिए गए हैं। फिर जो लकड़ी है इसका ऊष्मीय मान होता है 17,000 टू 22,000 किलोजूल। कोयला जो है इसका ऊष्मीय मान होता है 25,000 टू 33,000 किलोजूल। पेट्रोल जो है इसका ऊष्मीय मान होता है 45,000 किलोजूल। मिट्टी का तेल जो होता है इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो होता है 45,000। डीजल जो है इसका ऊष्मीय मान होता है 45,000 किलोजूल। मेथेन जो है इसका ऊष्मीय मान होता है 50,000। सीएनजी का भी जो उसमें मान होता है वो होता है 50,000। जो एलपीजी होता है इसका जो उसमें मान होता है वो होता है 55,000 किलोजूल। बायोगैस जो है इसका उसमें मान होता है 35,000 टू 40,000, और जो हाइड्रोजन है इसका उसमें मान होता है 1,50,000 किलोजूल। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो इसमें क्या क्या हानिकारक प्रभाव डालता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था। अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। इसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड
गैस देता है कि जब ईंधन जो है इनका अपूर्ण दहन होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और यह जो गैस होती है वो बहुत विषैली होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। बंद कमरे में जब हम कोयला जलाएंगे तो इससे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी कर सकती है। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कि अधिकतर ईंधन ऐसे हैं जिनके दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है कि जो पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर में जो ग्रोथ हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, वो जो है ग्लोबल वार्मिंग का कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद जो है वो पिघलने लगते हैं, जिससे कि हिमनद पिघलेंगे तो समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाएगा और जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है कि कोयला और डीजल जो है जब इनका दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह जो गैस है वो दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल जो है वो पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैस ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो वर्षा में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा जो है अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। तो अम्ल वर्षा क्या है कि एक प्रकार की वर्षा है जो हवा में प्रदूषणकारी गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी जो है एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने दहन की प्रक्रिया, दहन के लिए आवश्यक शर्तें जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप और दहन के प्रकारों जैसे कि तीव्र दहन, सहज दहन और विस्फोट के बारे में समझाया गया है। इसमें ज्वाला की जो संरचना है और उसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बारे में भी बताया गया है और ईंधन के जलने से क्या-क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी हमें बताया गया है। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर दहन और ज्वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।